गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि आप लोग खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हिफ्ज़ो अमान में रखे अल्लाह ताला आपको, और अपनी फैमिली के इर्द गिर्द रहें, अपने दोस्तों के आसपास रहें, अपने जानने वालों की और अपने से प्यार करने वालों की हिफाजत भी आप करें और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। लेकिन जहां पर हम लोग ये मुल्क की सिचुएशन को हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा गर्मी की सिचुएशन को डिस्कस कर लिया जाए। सियासी पारा भी और मौसम का पारा भी दोनों बहुत हाई चल रहे हैं, बहुत गर्म चल रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि अब जो आहिस्ता आहिस्ता शाम के वक्त ठंड होती थी वो भी गर्मी में तब्दील होने लग गई है। क्या उसकी वजह ये आजकल के हंगामा आराई है, या उसकी वजह ये है कि क्लाइमेट चेंज है, मौसम की सूरत हाल अब ऑब्वियसली गर्मियां हैं, दोनों में से कोई भी बात नहीं है, दोनों में से कोई भी बात नहीं है। गर्मी का टाइम है, मई का मिड चल रहा है तो गर्मी बनती है। अब ये अल्टीमेट था गर्मी का आना। अब हमने बंदोबस्त करना है कि भाई हम गर्मी के साथ क्या करें। अभी पंखों पे गुजारा हो रहा है हमारा, क्योंकि घर के अंदर जरा एनवायरनमेंट अच्छा होता है, लेकिन धूप में निकलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप जब भी निकले, खास तौर पे कराची के शहरी, क्योंकि हीट वेव भी माजी में हम देख चुके हैं किस तरह आती थी, तो आप घर से निकलते हुए लाजमी सर पे ठंडा कपड़ा रखें, कोशिश करें छतरी का इस्तेमाल करें, हाइड्रेट रखें अपने आप को। ये पूरे मुल्क के लोगों के लिए है कि आप जब भी बाहर निकले पानी की बोतल जरूर साथ रखें। आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो बहुत सी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आम मशरूब हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि शिकंजवी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, नींबू पानी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और ये इतना इस वक्त बेस्ट हल होता है, बेस्ट तरीका होता है जो आपकी नमकियात को दोबारा से पूरा करता है, क्योंकि पसीने के थ्रू आपकी नमकियात निकलती हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत होती है कि वो बॉडी में आपकी नमक की कमी जो हुई है उसको पूरा किया जाए। और इस मौसम की सौगात वाटरमेलन, उसका इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी की कमी भी दूर होगी, विटामिन भी मिलेगी, और फ्रूट भी आप एंजॉय करेंगे। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा, और मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत भी इजाफे की तरफ जा रहा है, बतदरीज इजाफा हो रहा है, और हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों पर अगले 2 से 3 दिन तक असरअंदाज होती रहेंगी, जबकि मगरबी हवाएं जुमे शाम और जुमे की रात को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो वीकेंड तक चलती रहेंगी। तो वीकेंड सुनने में आ रहा है जरा फिर भी अच्छा हो सकता है, और अच्छी बात है वीकेंड अगर अच्छा। और वैसे मैं देख रही थी वेदर फोरकास्ट, हम मोबाइल पे देखते हैं ना कि अगले 2-3 दिन की फोरकास्ट आ रही होती है, तो आज थोड़े बादलों के चांसेस थे। दैट मींस कि शायद गर्मी थोड़ी सी इस्लामाबाद में कम रहेगी। हाँ, इस्लामाबाद में तो ये वैसे भी है, इस्लामाबाद इज सच अ ब्लेस्ड सिटी कि आप 4 दिन अगर टका के गर्मी रहेगी ना, जून जुलाई में भी, तो 5वें दिन एक्सपेक्टेड है कि बारिश होती है। और कई दफा आपको पता है इस्लामाबाद में रिसेंट, अभी हम लोग पिछले साल देखें, उससे पिछले साल, हर साल ये तारीख दोहराई जाती है कि सख्त गर्मी में सलमा 4 दिन गुजरते हैं और 5वें दिन याला बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, ये हमने इस्लामाबाद की इतनी ज्यादा तारीफें की ना पिछले कुछ दिनों में, नजम, मुझे लगता है कि हमारे शहर को किसी की नजर लग गई है। जो लोगों ने इस शहर की ब्यूटी को मुतासर किया है, जो तोड़ फोड़ की है, वो बहुत दर्दनाक मनाजिर है। जब आप सड़क पे निकलते हैं, देखते हैं वो लोग जो दरख्तों को आग लगाते हैं, वो जो स्टेशंस को आग लगा देते हैं, वो जो अपने अमलाक को, गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, शहरियों को रोक लेते हैं, एम्बुलेंस को तोड़ फोड़ करते हैं, वो बिल्कुल भी जिम्मेदार शहरी नहीं हो सकते। वो जालिम लोग हैं, वो जुल्म करते हैं ना सिर्फ अपने आप पे, अपनी रियासत पे, अपने मुल्क पे। ये पैसा जिसको आप टैक्स पेयर का पैसा कहते हैं, और आप कहते हैं कि ये हमारे पैसों से खरीदी गई चीज़ें हैं, आप उनको कैसे तोड़ सकते हैं जिस चीज़ को आप ऑन करते हो? क्या आप अपनी जाती गाड़ी को आग लगाएंगे? क्या आप अपनी जाती गाड़ी को तोड़ना पसंद करेंगे? क्या आप अपने घर को आग लगाएंगे? तो फिर आप मुल्क में ये चीजें कैसे? मैं तो ये हैरान हूँ कि एक आम शहरी का क्या कसूर है। क्या उसका ये कसूर है कि वो आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता? हो सकता है वो आपकी पार्टी को भी सपोर्ट करता हो, इख्तिलाफ राय का एहतराम करें। नहीं, हो सकता है कि वो आपकी पार्टी को भी सपोर्ट करता हो, लेकिन उसकी गाड़ी भी जल रही है। उस शहरी का क्या कसूर है जो अपनी बच्ची को स्कूल से लेने जा रही है, स्कूल छोड़ने जा रहा है? उस शहरी का क्या कसूर है जिसकी माँ बीमार है, वो अस्पताल में ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं, क्या ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में इस तरह प्रोटेस्ट किया जाता है? क्या प्रोटेस्ट करने के लिए कवानीन मौजूद नहीं है, तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, आवाज़ उठाने के लिए दलील के साथ क्या बात नहीं की जा सकती? जो ये रास्ते इख्तियार किए गए, और फिर सोचें कि आप अपने इदारों को बदनाम कर रहे हैं। आप बगैर सबूत के किसी पे इल्ज़ाम एक आम शहरी पे भी लगाते हैं, तो अगला बंदा आपसे सबूत मांगता है। आप मुल्क के इदारों को कैसे उनके तकद्दुस को पामाल कर सकते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा सकते हैं? बड़ी तकलीफ दे ये चीज़ें थी, और इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कौम से खिताब करना पड़ा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा, हालात से आगाह करना पड़ा
कि सूरत हाल क्या है और ये कौन से अनासर हैं। ये वो अनासर हैं जो मुल्क को आग में धकेल रहे हैं। और अब आगे चल के हम ISPR की भी बात करेंगे। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कहा। उन्होंने कहा कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें 75 सालों में नहीं कर सकी, वो एक सियासी जमात का लिबादा ओढ़े एक गिरोह ने एक कुर्सी की हवस में जो है वो काम कर दिखाया आप लोगों ने। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल कौम से खिताब किया और उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि दुश्मनी का सबूत जो है वो दिया गया है मुल्क को नुकसान पहुंचाकर। और फिर ये भी साथ कहा कि रियासत और नजरिए की हिफाजत का कौमी फरीज़ा हर कीमत पर अदा करेंगे। और यकीनी तौर पर देखें, हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं सलमा। अगर एक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ हम जैसे शहरी मौजूद हैं या बहुत सारे ऐसे शहरी मौजूद हैं जो ये रियासत से मुतालबा करते हैं कि जो रियासत की इमलाक को और एक आम शहरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। हाथ में लेने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। ये एक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम की रियासत की एक अहम सीट पर होते हुए इस चीज का ऐलान किया, लेकिन एज ए शहरी, वो शहरी जो इनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, जो प्रोटेस्ट पे हैं, वो शहरी भी ये डिमांड करता है कि जो उसकी जिंदगी हराम कर दी गई है पिछले 3 दिनों में, उसका भी हिसाब दिया जाए। और उसके लिए वो ऑब्वियसली रियासत के आगे ही बोल सकते हैं। तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आनी हाथों से निपटने का ये फैसला भी किया है। और यकीन तौर पर हम उम्मीद रखते हैं कि वो तमाम लोग, वो तमाम गिरोह और ये जो पार्टी प्रोटेस्ट पे है, ठीक है, इनको भी ये चाहिए कि ऐसी चीज़ों की हौसला शिकनी की जाए। बार बार इनको बढ़ावा देना कि जी लीडर अंदर है इसलिए मॉब आउट ऑफ कंट्रोल है। लीडर जब तक खिताब नहीं करेगा तब तक ये मॉब कंट्रोल में नहीं आएगा। फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि हम जो है क्योंकि एक गैप बना दिया गया, गलत तौजीहात पेश की जा रही हैं गलत चीज को सपोर्ट करने के लिए। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब की एक रिपोर्ट है हमारे पास, मोहम्मद ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट। मोहम्मद मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास कौम से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कानून की हुक्मरानी अवलीन तरजीह है, शरपसंद अनासिर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान नियाजी और PTI के मुसल्लह जत्थों ने हसास सरकारी और निजी इमलाक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी को भी मुल्क के खिलाफ साजिश करने की इजाजत नहीं दे सकते। पाकिस्तान की रियासत और नजरिए की हिफाजत हमें अपनी जान से अजीज है और इंशाअल्लाह किसी को इसके खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। मुल्क दुश्मन अनासर को खबरदार करता हूं कि वो इन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से फिलफौर बाज आ जाएं, वरना कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों को आनी हाथों से निमटा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिसाक जमहूरियत करके सियासत में इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मा किया गया, लेकिन इमरान नियाजी की हुकूमत में सियासी जमातों के रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया गया। कौमी असम्बली के ऐवान की पहली 2 कितारों में बैठने वाले तमाम लीडर्स जेलों में कैद थे। महज इल्ज़ाम लगाने पर ही गिरफ्तारी हो जाती थी और कोई नोटिस लेने वाला नहीं था। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डाल दी गई। ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन वाक़या और दौर था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से ताने दिए जाते हैं, लेकिन इन तरामीम से मुस्तफीद होने वाले पहले फर्द इमरान खान हैं। सियासी जमातों के कायदीन ने हमेशा कानून का एहतराम किया, 100 बार अदालतों पे पेश होते रहे। हम और हमारे साथी आज भी नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। हमने कभी अदालत कानून का सामना करने से इनकार नहीं किया। इस मुल्क के 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी बेगुनाह बेटी के हमरा इंतहाई बहादुरी के साथ 100 से जायद नैब अदालत की पेशियां भुगती। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ख़ास तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर न सिर्फ दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था, बल्कि ये वाज़ेह पैगाम भी दिया कि हमने कानून और जमहूरियत के ज़रिए
आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को तरक्की दिलवानी है। वजीर आजम ने कहा कि अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की हसास इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त, खराज तहसीन पेश करना चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने इन अनासर को मुस्तरद किया। और जब हम जिक्र करते हैं हमारी पाक अफवाज का, जो बैरूनी दुश्मनों के साथ साथ अंदरूनी दुश्मनों से भी निबर्द आजमाएँ, और पूरी एक सीरीज़ हम लोगों ने देखी है पिछले 20 सालों में जो चलती रही है पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के, और ख़ास तौर पर हमारा नॉर्दर्न एरिया, हमारा वज़ीरिस्तान, हमारा फाटा, ये तमाम लपेट में थे। अफ़गानिस्तान के साथ डीलिंग में अमेरिका को निकलवाने में यहाँ से जिस तरीके से किरदार अदा करते रहे, एक तरफ कश्मीर का मसला, एक तरफ हिंदुस्तान का प्रॉब्लम, एक तरफ हम लोग देखें अफगानिस्तान की मसला चल रहा है, अमेरिका के साथ डीलिंग चल रही है। इतनी तमाम सूरत हाल में भी जब यहाँ पर फौज की जरूरत पड़ती है सैलाब में, वो यहाँ पर हमारा साथ देती है। जब किसी और चीज़ का मसला होता है तो अभी भी फौज हमारी जो है उनको बुला लिया गया और वो मौजूद है सड़कों पर। लेकिन इंतहाई तहम्मुल का और इंतहाई बर्दाश्त का मुजाहरा हम लोगों ने देखा परसों पाक अफवाज की तरफ से देखने में आया। हालांकि रिटेलिएशन की जा सकती थी, उनके पास पूरी पावर्स थी, थ्रू आउट द प्रोसेस जब से इल्जाम तराशी की जाती रही हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा देखा, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा देखा। लेकिन अब ISPR की तरफ से बयान आया है कि मजीद तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अब तक जो हो चुका वो बर्दाश्त कर लिया गया। लेकिन जो हम लोगों ने एपिसोड देखी है लाहौर के अंदर कोर कमांडर हाउस, और वो कोर कमांडर हाउस की तारीख किसी को नहीं पता होगी, लेकिन कल बहुत सारे टीवी चैनल्स पे हम लोगों ने प्रोग्राम देखे तो हमें पता चला कि उसको जिना हाउस कहा जाता था, और जिना हाउस का ताल्लुक था। कायद आज़म खुद वहाँ रहे भी, उन्होंने खरीदा था उसको, और वो बड़ी एक यादगार जगह थी। और उसको अच्छा, सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैसला जो किया गया था वो ये था कि रिटेलिएट नहीं किया जाएगा। ये जो मॉब आ रहा था हमला करने के लिए, फिर उसके बाद के जो मनाज़िर थे वो नहायत तकलीफ थे इसलिए थे कि वो लोग जिनको एहतजाज की इजाज़त थी वो इमारत के अंदर घुस गए, पहले उन्होंने तोड़ फोड़ की, उसके बाद उन्होंने आग लगा दी। आप अपने मुल्क की एक तारीखी इमारत जिसको तारीखी हैसियत हासिल है, ये भारत का ख्वाब हुआ करता था कि वो कोर कमांडर हाउस लाहौर में घुसे, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ। और मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने, ताकतों ने किस बेदर्दी से उस इमारत को जलाया, गिराया, वहाँ पे जो बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया, तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था। मेरा ख्याल है हम कुछ कहें इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है। शाहरुख शफी की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। मुसल्लह अफवाज के तर्जमान इदारे ISPR ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से अपने चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर किए जाने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान खान की इस्लामाबाद कोर्ट से कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से फौजी तनसीबात पर हमले करवाए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। ये अमर बाइस से हैरत है कि एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने खुद गरजाना मकासद की तकमील के लिए उभारते हैं, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो इनके दोगलेपन की अनोखी मिसाल है। अफसोसनाक अमर यह है कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल से न कर सके, वो इक्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया है। ISPR के बयान में कहा गया है कि फौज ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया और मुल्क के वसीतर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मजमूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से ये घनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे ताकि इसे मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जबकि फौज के मुदब्बर जवाबी रद्द-ए-अमल ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। बयान में यह भी कहा गया कि फौज को इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शर्पसंद लीडरशिप के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है। मुलव्वस अनासर की शिनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शर्पसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। इदारे ने अपने बयान में ये भी बावर करवाया कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तंसीबात और इमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में फौज की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है। किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब मुख्तलिफ मुबैना ऑडियोज में भी ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खुद कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्विस है, जिसके होशरुबा इनकशाफात और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए हैं। कोर कमांडर ते उत्थे सारी दुनिया इकट्ठी हुई है। कोर कमांडर हाउस हां ते शेपर वाले फिर उत्थे पहुंच गए। हां हां आ गए, चलो जी।
ऐसी भी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें पीटीआई रहनुमा होने वाले नुकसान पर खुशी मना रहे हैं। इस हवाले से पीटीआई सेनेटर चौधरी एजाज और उनके साहबजादे अली चौधरी की मुबैना ऑडियो कॉल सामने आई है, जिसमें कहा गया कि हमने पूरा कोर कमांडर हाउस लाहौर तबाह कर दिया है। वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। ये तमाम इक़दामात इस जानिब इशारा करते हैं कि पीटीआई शिद्दत पसंद तंजीम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। पीटीआई का वाहिद मकसद मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जाना और मुल्क में फसाद को हवा देना है। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं जो इन फुटेजेस में भी हमने देखे, जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। और जब हम इस कितना आसानी से कह देते हैं ना कि एक मुल्क बन गया, उस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना, उस मुल्क की इनकम कैसे जनरेट होती है, आपकी एक एक लम्हे के अमन के लिए आपका जवान सीने पे गोली खाता है, जिसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप वो अर्न कर सकें जो आज आपके पास है, और आप अपने हाथों से उसको आग लगा देते हैं, अपने इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इससे भयानक मनाजिर कहीं नहीं हो सकते। और मेरा एक सवाल है छोटा सा कि अगर आप आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं, आप किसी में गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं जो लोग, उनको चाहिए कि पहले डिफाइन करें कि आर्टिकल 6 लगता किस पे है। जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, क्या उस पे आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए? जो अपने इदारों पे इल्ज़ाम तराशी करे बगैर सबूत के, बेधड़क वो हमले करना शुरू कर दे, क्या उस पे आर्टिकल 6 का इतलाक नहीं होता? तो सबसे पहले तो ये डिफाइन करने की ज़रूरत है। और फिर जब मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल क्रिएट की गई, अपने ही लोगों से डराया जा रहा था और लोग घरों से निकलने से घबरा रहे थे कि पता नहीं हमारे अपने ही लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। आम शहरी जो एक दूसरे के ऊपर डंडे बरसा रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे। मैं एक बात करना चाहता हूँ, और वो ये बात है कि कल मैं ये सोच रहा था इस बात को कि एक तरफ से उस पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन लोगों का हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, हाँ। दूसरी तरफ से हमने रिपोर्ट में दिखाया इस किस्म की ऑडियो लीक्स आ रही हैं, हाँ। और ये ऑडियो लीक होती ना कि कोई चेयरमैन है, कोई जनरल काउंसलर है, उसकी एक इतने प्रोमिनेंट आपके लीडर का बेटा उस लीडर को फोन करके ये बातें कर रहा है। अब हम लोग देखें दूसरी तरफ, अब ये होगा कि चलें इन्होंने पार्टी से उनको बोला कि हमारे साथ इनका ताल्लुक नहीं है, उन तमाम लोगों को गिरफ्तारियां भी कल से शुरू हो गई हैं और गिरफ्तारियां होती जा रही हैं मुल्क भर में। अब नेक्स्ट उनका स्टेप पार्टी की तरफ से ये होगा कि ये हमारे बंदे इन्होंने बंद किए हुए हैं, इनको तो निकाला करेंगे पहले तो, और फिर बाद में उनको क्लेम करेंगे कि हमारे लोग अंदर बंद किए हुए हैं। तो ये तो नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से ये किया जा रहा है। लाहौर की सिचुएशन, लाहौर के अंदर हम जिस तरीके से हमने ऑडियो सुनाई, उसी तरीके से कल रात को लेट नाइट जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कलमा चौक पे एक धमाका भी सुना गया, हाँ। और उस धमाके की वजह से भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। पेट्रोल बम्स लोगों ने यूज करना शुरू कर दिए, ये एक नया ट्रेंड निकला है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। और फिर आर्मी की खदमात हासिल करना पड़ी ताकि अपने ओमान को बरकरार रखा जाए। और एक अच्छी खबर जो मैं सब देख रही थी वो ये थी कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी साहब, वो खुद दौरे पे निकले लाहौर शहर के, जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और जाहिर है कि वो कम्युनिकेट भी किया होगा कि हालात 2 दिन क्या रहे, अभी जो सूरत हाल है उससे कैसे टैकल कर रहे हैं। और पुलिस वालों की क्या गलती है? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये उनकी गलती है। जिस तरीके से उन्हें मारा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें जख्मी किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज हैं, वो इस सूरत हाल में क्या चाहते होंगे कि बाहर निकल के इस तरीके से आगे खड़े हों, लेकिन उनकी ड्यूटी है, उनका फर्ज है, वो उन्होंने ओथ लिया हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है ये मुल्क को संभालना, और वो उनकी जिम्मेदारी है आपकी हिफाजत करना, और आप उन लोगों को इस तरीके से मार रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट है अमन अमान की सूरत हाल और फौज की जानिब से टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर में जलाओ घिराव से सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर आज लाहौर और दीगर इजला में तालीमी इदारे बंद रहे, जबकि सूबा भर में तयशुदा जमात नहम और कैम्ब्रिज के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर पंजाब में आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली गई है। फौज की 10 कंपनियां लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, मियांवाली और फैसलाबाद समेत दीगर इजला में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगी। शहर भर में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबे में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए शरपसंद अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया। इजलास में पंजाब भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अगले 2 रोज बंद रखने का फैसला भी किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी और निजी इमलाक पर हमला करने वाले नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी होने वाले जेर इलाज पुलिस अफसरान और एहलकारों की इयादत की। पंजाब भर में हंगामा राई करने वाले मजीद 100 से ज्यादा शरपसंद अनासिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार शरपसंद अनासिर की तादाद 1050 से तजावुज कर गई है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मेरे मुल्क को, उसके अमलाक को आग लगाने वाले ये लोग कभी भी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। जो सूरत हाल हमने देखी, माजी में हमने देखा कि पीटीवी पे हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, लेकिन पेशावर में कल क्या हुआ? रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग लगा दी गई, तारीखी बिल्डिंग। और सोचें कि उस इमारत से कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता होगा। यानी आप ना सिर्फ माशी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आप लोगों से रोजगार का हक छीन रहे हैं, आप लोगों से उनका माशी कत्ल कर रहे हैं लोगों का। आप जिस तरह से हमले कर रहे हैं, और फिर एक आम आदमी का क्या कसूर है? जो आपने दुकानों से असलहा लूटा, जिस तरह फायरिंग के वाकयात हमने देखे, एक आम शहरी के पास असलहा होना, और वो भी लूट मार करके लिया गया असलहा, ना कि लाइसेंस। और फिर आप सेल्फ डिफेंस के लिए आपको वो लाइसेंस असलहा भी अलाउ होता है, लेकिन आपने उसका ऐसे बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया, अपने शहरियों पे, अपनी रियासत के ऊपर आपने इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो फिर आप कानून से भाग नहीं सकते, कानून जरूर हरकत में आएगा। पेशावर की जहां तक हम लोगों ने बात की ना, तो पेशावर किला बाला हसार बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। वहां पर ईदी की एम्बुलेंस को कल पेशावर में जिस तरीके से मरीजों को उतार के, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। इससे पहले कभी ईदी की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एवरीवन नोज कि एक डाकू भी सड़क पे मर जाएगा तो उसकी लाश ईदी के रज़ाकार उठाएंगे। सही बात है। ईदी की एम्बुलेंस को आग लगाना जितना बड़ा जुल्म था, मैं कहती हूँ इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती। हमारे पास रिपोर्ट है रेडियो पाकिस्तान पेशावर। एक तो हमारा वैसे ही पीटीवी का, रेडियो पाकिस्तान का, पीबीसी का, ये एक आपस में इनका रिश्ता इतना है, मुझे खुद देखकर बहुत अफसोस हुआ। एक तो तारीखी इमारत, दूसरा एक तरीके से मीडिया पे हमला, तीसरा एक आपके असासा है, एक एसेट होती है ये चीज़ें, और उनके ऊपर आपने जाके इस किस्म की कार्रवाइयाँ करना। और जो असले का आपने बात कही ना, तो मुझे ये पता है कि पश्तून, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पश्तून कल्चर में इस तरीके से होता है जिरगाबंदी में कि आप लोग अपने घर में राइफल्स वगैरह रखते हैं, लाइसेंस रखते हैं, नॉन लाइसेंस रखते हैं, वो एक अलग डिबेट है। कल हश्तनगरी में दुकान लूटी गई है, लेकिन वहां पर बाहर आके उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा था, और हवाई फायरिंग इस तरीके से की जा रही थी जैसे किसी की बाप की शादी चल रही है वहां पर। ये रिपोर्ट है हमारे पास फहद शब्बीर खटक के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तइल मुजाहिरीन ने एहतजाज की आड़ में सूबाई असम्बली के सामने रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिरीन की क़ियादत साबिक MPAs राबिया बसरी और फजल इलाही कर रहे थे। मुजाहिरीन रेडियो पाकिस्तान का मेन गेट उखाड़ कर इमारत के अंदर दाखिल हुए और मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगा दी। आग से रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन में मौजूद कई सालों पुराना नायाब रिकॉर्ड और दूसरी कीमती अमलाक को नुकसान पहुँचा। शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान के स्टाफ पर भी तशद्दुद किया। मुजाहिरीन न्यूज रूम में भी दाखिल हुए और रिकॉर्ड को नजरे आतिश किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत में खड़ी गाड़ियों को भी आग लगा दी और कैमरे, माइक और दीगर कीमती सामान लूटा। मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत में कायम APP के दफ्तर पर भी हल्ला बोल दिया और इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने रेडियो पाकिस्तान और APP पेशावर की इमारत और दफातर पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि सरकारी इमारतों पर हमला करना हमेशा से PTI का वतीरा रहा है। ये एहतजाज नहीं, फसाद और दहशत गर्दी है। वजीर इत्तलात ने कहा कि PTV पार्लियामेंट पर हमलों की तरह इमरान खान के कहने पर आज भी रेडियो पाकिस्तान और APP दफातर पर हमले किए गए। खवातीन समेत सरकारी अमले पर तशद्दुद, तोड़ फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे भारत में शादियाने बजाए जाते हैं। पूरी कौम इस मजमून दहशत गर्दाना रवैया वर इकदामात की मजम्मत कर रही है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के स्टेशन डायरेक्टर एजाज खान के मुताबिक बड़ी तादाद में PTI के कारकुन रेडियो पाकिस्तान की इमारत में दाखिल हुए और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगाकर रिकॉर्ड को लूटा। 10 बजे के करीब लोग आ गए और उन्होंने मेन गेट तोड़ दिया। फिर साथ रिसेप्शन के जो कमरे हैं उनको तबाह कर दिया, उसके शीशे विशों को तोड़ दिया। साथ ही हमारा एक अच्छा साइड ऑडिटोरियम था, उसके में भी इंतहाई जो है ना तोड़ फोड़ की और कीमती सामान ले गए। रेडियो पाकिस्तान पेशावर तारीखी अहमियत का हामिल है। पेशावर में पहला रेडियो ट्रांसमीटर दूसरी आलमी जंग से पहले रेडियो के मौजूद मारकून ने नस्ब करवाया था। रेडियो पाकिस्तान पेशावर 6 मार्च 1935 को पेशावर में एक छोटे से कमरे में कायम हुआ था। क़याम पाकिस्तान का ऐलान भी इसी स्टेशन से हुआ था। फहद शब्बीर खटक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज,
पेशावर। क़याम पाकिस्तान का ऐलान भी इसी रेडियो स्टेशन से हुआ था और इस इमारत को जला दिया गया, फूंक दिया गया। इससे ज़्यादा तकलीफ के बाद क्या होगी। और अभी KPK के अंदर एक और तरफ रुख करते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं किस तरीके से जो ग्रीन बेल्ट से उनको नुकसान पहुंचाया गया, कैमरास जो लगे हुए थे रोड सेफ्टी के उनको नुकसान पहुंचाया गया, स्ट्रीट लाइट्स को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों की गाड़ियों को जलाया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुंचाया गया, ईदी एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाया गया, रेडियो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। और अब आइए मैं आपको बताता हूं, मालाकंड के अंदर फ्रंटियर कोर्स स्कूल जो है उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। और अब मतलब कि कौन सी ऐसी चीज है जो बची है? एक मेडिकल फैसिलिटी जो होती है, ये जो रेड का प्लस का निशान बना होता है, इसका एक मकसद होता है, और ये मकसद ये होता है कि जंग के अंदर दूर से नजर आ जाए कि ये अस्पताल है, यहां पर जो है वो हमला नहीं करना। स्कूल के अंदर कौन पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के अंदर भी इस किस्म का हमला नहीं होता। और ये हम पिछले देखते आए, APS से आज दिन तक हम लोग यही चीखते आए हैं कि सबसे बड़ी ज्यादती इस कौम के साथ देखी गई, इस कौम के आने वाली नस्ल को तबाह किया गया, सॉफ्ट टारगेट समझ के निशाना बना। और मालाकंड के अंदर भी जो सूरत हाल है फ्रंटियर कोर स्कूल की, उस पर रिपोर्ट तैयार की है अनीस आवान ने। तहरीक इंसाफ के शरपसंद नासिर के जलाओ घेराव और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों से तालीमी इदारे भी महफूज नहीं रहे। मालाकंड के इलाके तेमरगरा में PTI के बलवाइयों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और इमारत को आग लगा दी। नन्हे तलबा तहरीक इंसाफ के हमला आवरों की वजह से खौफ व हरास में मुब्तला हैं। मैं FC पब्लिक स्कूल तेमरगरा में पढ़ती हूँ। कल रात कुछ लोग आकर हमारे स्कूल को जला दिया था और हमारा फर्नीचर भी ले गए थे। हमारी स्टडी का बहुत लॉस हो चुका है। अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? हम कल रात से बहुत उदास हैं। खाने में 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। कल हमारी छुट्टी जब हुई तो कुछ लोग आए थे, हमारे स्कूल को तबाह कर दिया और हम अब पढ़ नहीं सकते, हम ज़मीन तो नहीं बैठ सकते। मेरे गवर्नमेंट से ये ख्वाहिश है कि हमारे स्कूल को यहाँ सही आकर सही कर दो, हमारी कोई बंदोबस्त करें। PTI के बलवाइयों ने नाम नहाद एहतजाज की आड़ में स्कूल के क्लास रूम्स में तोड़फोड़ की, फर्नीचर और दीगर साजो सामान को शदीद नुकसान पहुँचाया। शरपसंद अनासर स्कूल का कीमती सामान और दीगर अशिया भी अपने साथ ले गए। ख़वातीन हज़रात, ये सूरत हाल है आपके मुल्क की, ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की, और दुआई की जा सकती है। इस वक्त आगे के 3-4 दिन बहुत अहम हैं। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इमरान खान जो हैं वो हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी कल की जो स्टेटमेंट थी वो हमने आपके सामने रखी। ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट थी और मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी हमने आपके सामने रखी। प्रोग्राम को बाकायदा आगे लेकर बढ़ेंगे, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक शामिल करें। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। तेजी से बदलती दुनिया में कोई खबर अपने पस मंजर में हतमी नहीं। खबरियत के किसी भी नुक्ते पर शफाफ मालूमात के बगैर तज्जिये की कोई बुनियाद नहीं। किसी भी वाक़ये के मुहर्रिकात और असबाब जाने बगैर मंतकी राय कायम करना मुमकिन नहीं। खबर की दुनिया में जब एतराज़ात इख्तिलाफात को जन्म दें तो तहकीक ही वाहिद रास्ता है। नुक्ताए आगाज से नुक्ताए अंजाम तक। मैं यशफीन जमाल नुक्ताए एतराज़ के साथ। देखिए नुक्ताए एतराज़ यशफीन जमाल के साथ रात 8 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर। पाकिस्तान की बुनियाद इसके आइन पर इस्तवार होना थी। पहला आइन गैर जमहूरी कुव्वतों की नजर हो गया। पार्लिमानी और जमहूरी असास के बगैर आइन साजी ने तफरीक पैदा की।
सबको बिठाकर जमहूरी आइन बनाया हमने। 1973 के मुत्तफिक का दस्तूर ने बिखरी कौम को यकजा किया। सूबे के सियासी हकूक और नस्ली शनाख्त को तहफ्फुज मिला। तो तीनों बुनियादी असूल इस आइन में है कि ये आइन जमहूरी आइन है, ये आइन वफाकी आइन है और ये आइन इस्लामी आइन है। आईनी इदारों के कयाम और इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। गैर आईनी मुहिम जोई से जब भी दस्तूर पामाल हुआ, बालिग नजर सियासी क़यादत रूह आइन की बहाली के लिए एक हो गई। जमहूरियत की बालादस्ती एक दफ़ा फिर कायम हुई कि हम पाकिस्तान के अंदर सियासत, सियासतदान और इस पार्लियामेंट को नेक नामी से हमकनार करें। आज का जो फैसला है वो एक इखलाकी फतह है हर वो कारकुन के लिए जिसने पार्लियामेंट की बहाली, पार्लियामेंट्री जमहूरियत के हक में आवाज़ बुलंद की। सियासी क़यादत ने मुत्तहिद होकर आइन की जमहूरी रूह बहाल की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करना। आज हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन हम देते हैं मियां नवाज शरीफ को कि उसने ये तारीफ 13वीं और 18वीं तरामीम की सूरत में हुर्मत आइन के तहफ्फुज का आज़म किया गया। पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि 2023 में 1973 के आइन को बने हुए 50 साल गुजर गए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और पाकिस्तान भर के सियासी और मजहबी ज़ुलमा वो अपने तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद वो इकट्ठे हुए, पसंद नापसंद को एक तरफ करके उन्होंने बड़ी जानफशानी और अर्क रेज़ी के साथ ये आइन बनाया जो पाकिस्तान की तारीख में एक दरख्शंदा मिसाल है। आइन आज भी कौमी यकजहती की अलामत है। आईने पाकिस्तान, पासबां हमारा, हम पासबां इसके। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हम नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ। और ज़ाहिर है जब आपके मुल्क के बारे में बात होती है तो एक अल्टीमेट जज्बा होता है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जज्बात का इज़हार भी कर रहे होते हैं। बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तफरीह ज़रूर चाहते हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग ज़रूर चाहते हैं। तो कुछ अच्छी खबरें, प्यारी सी खबरें, कुछ आपका मूड अच्छा करने वाली खबरें हम हमेशा लेके आते हैं। एक ऐसी खबर है उसमें से इलोन मस्क वैसे तो खबरों में रहते हैं, वो ट्विटर के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी टेक को नीला पीला गोल्डन कर देते हैं, कभी वो कुछ और फीचर शामिल करते हैं, तो उन्होंने कुछ नए फीचर शामिल किए हैं। बर्ड की जगह डॉग ले आते हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं अब जो नया उन्होंने प्लान किया है वो ये कहते हैं कि ऑडियो और वीडियो कॉल्स का जो फीचर है वो भी ट्विटर में शामिल करेंगे। और इंटरनेशनल एजेंसी के मुताबिक हमें ये पता चला है कि एक ट्वीट किया उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म से आपके हैंडल से किसी को भी वॉइस और वीडियो चैट हो सकेगी, यानी आप व्हाट्सएप की तरह ट्विटर का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। और उन्होंने मजीद लिखा कि फ़ोन नंबर दिए बगैर दुनिया में कहीं भी आप लोगों से बात कर सकते हैं। ये वाला पहलू थोड़ा सा डेंजरस है कि फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ, आप अगर आपने फेक आईडी बना ली, गलत आईडी बना ली, तो आप किसी को ट्रैप जस्ट लाइक फेसबुक। हाँ, Facebook तो ये आपने ख्याल रखना है कि वेरीफाइड अकाउंट हो, अकाउंट के बाकी जितने भी लवाजमात होते हैं वो जरूर चेक करना है। You can approach anyone without having his or her number। और ये थ्रू सोशल साइट्स आप रीच कर सकते हैं एक दूसरे को। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि हम लोग कुत्ते की वफादारी का तो जिक्र करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन कितना अच्छा होना अगर आपका पालतू जानवर आपकी जान बचा ले। और ये वाक़या पेश आया है एक जगह पर जहाँ पर एक इंसान की जान बचाने वाले कुत्ते को हीरो का जो है वो दर्जा दिया गया और उसको शाबाशी लेटर भी दिया गया। जापान में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर हार्ट अटैक का शिकार होने वाले एक शख्स को उसी के पालतू कुत्ते ने बचा लिया। अब वाक़या ये हुआ कि राइडिंग पार्क था जहाँ पर
एक शख्स मौजूद था, राइडिंग कर रहे थे, घोड़े के साथ खड़े थे, उनको अचानक से हार्ट अटैक आया और उनके कुत्ते ने ये देख कर कि ये मेरा मालिक जो है, ये मेरा दोस्त जो है, मैं तो बोलता हूँ कि हमारे दोस्त होते हैं, हमारे पेट्स जो होते हैं ना, ठीक है, इनको मालिक और वो दर्जा नहीं देना चाहिए। मेरे दोस्त को जो है वो हार्ट अटैक आ रही है, वो एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो उसने शोर मचाना शुरू किया, लोग फौरी तौर पे जमा हो गए, बल्कि उसके शोर मचाने की वजह से अलार्म बजना शुरू हो गया। हमारे यहाँ इन दोस्तों की कोई सुनता भी नहीं है ना, उधर तो चलो सुन भी लेते हैं। नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने रखे हुए हैं डॉग्स और बड़ा प्यार और मोहब्बत हमारे यहाँ भी देखने में आता है, एनिमल से जो किया जाता है, स्ट्रे एनिमल से इवन प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। और अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस्लामाबाद इंतजामिया ने तकरीबन 3 शेल्टर हाउस बनाए हुए हैं। और आपको याद है हमारे यहाँ कैसा भी हुआ है कि एक कपल ने शादी में मुंह दिखाई में दूल्हे ने गधे का बच्चा गिफ्ट किया अपनी वाइफ को। गधे का बच्चा, ये सब हमारे मेहमान भी बने थे वो, बल्कि हमने उनसे गपशप भी लगाई, और वो गधे का बच्चा देने का मकसद ये था कि जानवरों से मोहब्बत को मजीद फरोग दिया जाए। क्या बात है, गधे का बच्चा, गधे का बच्चा बड़ा क्यूट सा था, और वो सोशल मीडिया पे बड़ा खबरों में रहा, हमारे मेहमान भी बने थे वो। क्या बात है। अच्छा, तो ये थी जी एक इंसान की किस तरीके से जान बच गई उसी के जानवर की वजह से, और जबरदस्त। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना हमारी मिथ्स भी होती हैं कुछ, और हम चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं, होता कुछ है, हम कभी जादू टोना बना देते हैं, कभी हम उसको कोई खलाई मखलूक की चीज़ बना देते हैं। न्यू जर्सी में एक वाक़या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ कि छत पे कोई धाती चीज़ टकराई एक घर में, तो फैमिली सोच में पड़ गई कि ये शहाब साकिब की बारिश तो नहीं थी, कोई टुकड़ा तो नहीं आ गया शहाब साकिब का। ये टुकड़े आपको दिखा रहे हैं, अब इस पे रिसर्च होना बाकी है, ये अब फैसला किया जाएगा, पुलिस इस बात का तयन कर रही है। ये दो धाती चीज़ टुकड़ों में बट गई, छत से टकराई, ज़ाहिर है आवाज़ आई होगी ज़ोर की, तो फैमिली परेशान थी कि भाई ये टुकड़े कहाँ से आ रहे हैं, अल्लाह मियाँ ने नाराज़ होकर बारिश तो नहीं कर दी, हुआ क्या है, तो ज़रा चेक करें। तो अब इस पर रिसर्च की जा रही है, अथॉरिटीज़ चेक कर रही हैं कि असल में चक्कर क्या है, ये कैसे आया। ये क्या नॉर्मल आपको लग रहा है, ये पत्थर अगर पड़ा हुआ आप इस तरीके से देखें, किसी चीज से टकरा के आ गया होगा, किसी ने शरारतन मार दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल ब्लैक जो है वो पत्थर है ये, अनटिल अनलेस ये कोयला नहीं है, तो उसके अलावा इतना काला पत्थर आपने कभी देखा वैसे, इतना काला पत्थर? हाँ, मैंने देखा है। किधर देखा? देखो जैसे इंसानों में भी कलर वेरिएशंस होती हैं, ऐसे पत्थरों में भी होती हैं। पत्थरों में भी होती हैं, और पत्थर ही होते हैं जो इतने महंगे महंगे, लेकिन इतनी भी लॉजिकल ये पत्थर ही होते हैं, जो हीरा भी एक पत्थर ही है। हीरा भी पत्थर है, एग्जैक्टली, और इतने महंगे महंगे, एग्जैक्टली। और पत्थरों की ज्वेलरी कितनी महंगी मिलती है। अभी चूंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, तो एक चीज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज्वेलरी का खवातीन को बहुत शौक होता है, तो अब मैं वैसे आपको जो है वो पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे महंगा पत्थर आपके नजदीक कौन सा है? ऑब्वियसली हीरा, डायमंड। नहीं, इसके अलावा क्या है? यही तो बात है ना, कुछ लोग रिलेट करते हैं कि डायमंड और रूबी जो है, ठीक है, नहीं, रूबी इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। रूबी की फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो कहा जाता है कि उसमें जो सबसे आला फॉर्म है ना, ठीक है, वो और हीरा फिर भी इतना चल रहा है बराबर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पत्थर कौन सा है? कौन सा? ना हीरा है और ना ही आप हजरत अस्वद की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं लेके जा रहा आपको फिलहाल, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे महंगा पत्थर तस्वुर किया जाता है नीलम की सबसे आला तरीन फॉर्म, प्योरीफाइड फॉर्म, जो अगर किसी को मिले और जिसके अंदर पानी मौजूद होता है और पानी मूविंग आपको जो है ना सर्कल में नजर आता है, ये सबसे प्योरीफाइड फॉर्म का जो नीलम होता है ना। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, जो लोग पत्थरों का इल्म रखते हैं, जो लोग पत्थर की ज्वेलरी पहनते हैं, मर्द हजरात वैसे अंगूठी में पहनते होते हैं नॉर्मली पत्थरों को, याकूत और मरजान का क्योंकि कुरान पाक में भी जिक्र है, तो वो लोग ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। पहनना सुन्नत भी कहा जाता है, पहनना सुन्नत भी है, और बहुत से ऐसे पत्थर भी होते हैं जिनको वेरी नाइस। ये कौन सा पत्थर है? ये हकीक है, ये हकीक है। अच्छा, बहुत सारे जो पत्थरों में भी क्वालिटीज आती हैं, खवातीन ज्वेलरी में पहनती है और पत्थरों की ज्वेलरी बड़ी महंगी मिलती है। हमारे यहाँ एक दफा एक गेस्ट आई, ज्वेलरी का काम करती थी, वो हाथ से बनाती थी पत्थर की ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, तो मैंने उनसे रूबी का एक सेट खरीदा, बहुत महंगा था, दैट वाज टू एक्सपेंसिव। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, पत्थर ये जो हाथ से तराशे जाते हैं उनकी अपनी एक कीमत होती है, और फिर वो किस इलाके से मिलते हैं, वो कितनी अच्छी फॉर्म में है, उसकी अपनी एक कीमत होती है। पत्थरों की पूरी एक साइंस है। 2-3 चीजें मैं अभी रिलेट कर गया हूं, मैं डायरेक्ट टॉपिक से थोड़ा सा ऑफ होऊंगा, वापस हम लोग टॉपिक पे आएंगे। हम लोग पत्थरों का जहां पर जिक्र कर रहे हैं ना, आपने बोला सेट, आपने देखा इस तरीके से ना पत्थरों की तस्बीहां भी बहुत खूबसूरत बनाई जाती हैं, याकूत। लेकिन इससे मुझे एक चीज याद आई कि हमारे जेल जो जितने भी पाकिस्तान में हैं, उन जेल के अंदर जो कैदी मौजूद होते हैं, उनको ये हुनर सिखाई जाती है। एग्जैक्टली, इतनी खूबसूरत वहां से ब्रेसलेट बन के आते हैं, टोपियां बन के आती हैं, ज्वेलरी बन के आती है, तस्बीहां बन के आती हैं, और स्टोन्स की भी आती हैं, उसके अलावा भी आते हैं। और अच्छा, एक चीज मैंने सुनी है कि आप जो स्टोन पहनते हैं वो हर किसी को सूट नहीं करता है, इसके आपके पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट होते हैं, तो आप जब भी पत्थर पहने
उसको अच्छा मैंने यहाँ तक पढ़ा है शौकिया भी पहनते हैं, लेकिन इसका आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट होता है, इसलिए इसका एक खास वक्त खास दिन मुकर्रर होता है जो इल्म रखते हैं उनके मुताबिक। What an interesting topic ना, next week हम इस पे प्रोग्राम हमें इस पे कोई गेस्ट भी बुलाना चाहिए जो पत्थरों का इल्म जानता हो कि कौन सा पत्थर किस शख्स को सूट करता है, क्या फैक्टर्स देख के पहनना चाहिए और इसके आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असरात होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है क्योंकि डिप्रेशन दूर करने में जो अद्वियात हैं वो तो अब काम नहीं कर रही। ये हमारी अगली खबर भी है, और अगली खबर ये है कि दर्द कम करने वाली और उसके अलावा एंटी डिप्रेशन जो हैं वो जो आपको दी जाती हैं डिप्रेशन और एंजाइटी आपका दूर करने के लिए, उसकी रिसर्च की गई है। और रिसर्च के बाद ये नए इंकशाफात सामने आई हैं कि दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर टैबलेट्स और इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स उनकी तासीर काफ़ी काबिल एतमाद सबूत के बगैर तजवीज़ किए जाते हैं, जिससे ज़्यादातर कम ही फ़ायदा होता है। और ये वैसे इसलिए हम लोग इस फैक्टर पे गौर नहीं करते हैं, हम ये सोच के पेन किलर खा लेते हैं कि दर्द ठीक हो जाएगा। आपकी दिमाग के अंदर ये सारे इफेक्ट्स होते हैं ना, आपका दिमाग ये सोचता है कि मैंने गोली चूंकि ले ली अब मेरी बेहतरी ही होगी। देखिए एक गोली वो होती है जो खाने वाली होती है, एक वो गोली वो होती है जो आप दूसरों को दे रहे होते हैं। दोनों का इम्पैक्ट कभी होता है कभी नहीं होता। दोनों गोलियां सोच समझ के देनी चाहिए किसी को, कभी असर करेगी कभी नहीं करेगी। दुनिया गोल है, वो गोली आपको घूम फिर के वापस आती है। और वैसे जब गोलियां नहीं होती थी, चक्कर आ रहे हैं ये कौन से चक्कर हैं जो दुनिया को दिए वही वाले चक्कर वापस आ रहे हैं। लेकिन जब वैसे ये गोलियां शोलियां नहीं होती थी, रिसर्च नहीं होती नजर, तब पता है लोग क्या करते थे? तब दम वाला पानी बेहतरीन इलाज होता था। चंद आयात पढ़ के दम की जाती थी, जो लोग खुद कर सकते थे वो खुद करते थे। और इवन जब सब कॉन्टिनेंट में जब डिवीजन नहीं हुई थी उस वक्त हिंदू लोग बहुत सारे मसाजिद में जाते थे और हमारे जो उलमा हजरात होते थे उनको रिक्वेस्ट करते थे कि बच्चे को बुखार बहुत तेज है, बहुत बीमार हो गया है, तो पानी दम करके दे दें। और वो दम वाले पानी से बच्चे को आराम आ जाता था, बुखार टूट जाता था। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज, बहुत सी कहानियां हमने सुनी और देखी और इनफैक्ट पढ़ी हैं, क्योंकि हम तो उस जमाने में थे नहीं जब इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन नहीं हुई थी। और वो जमाना अभी भी गांव देहात में इस तरह की एक्टिविटीज जो है ना वो चलती हैं। और गांव देहात में अभी भी लोग हैं अभी जो भी करते हैं और नो डाउट इसके असरात होते हैं। जाहिर बात है आप कुरान से इस्तेफादा ले रहे हैं, आप एक दीनी इल्म है उससे इस्तेफादा ले रहे हैं तो फ़ायदा तो होगा ऑब्वियसली। इन चीज़ों में तासीर तो मौजूद होती है। तो एंटी डिप्रेसेंट जो है अगली दफ़ा आपने यूज़ करना है तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी mg की है और कितने कितने वक्फे के बाद आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि अगर तो आपका ज़्यादा फ़र्क पड़ा ना पड़ा लेकिन ये हैवी मेडिसिन लेने की और ये जो हमारी पैरासिटामोल जो हमारी नेशनल मेडिसिन बन चुकी है, आपको पता है ये 500 mg होती है और ये बहुत हैवी मेडिसिन होती है। सीरियसली मतलब आपको जरा सा सर दुखा है, आप छोटे बच्चों को भी सिरप पिला रहे हैं, आपने इसको रोटी की तरह खाना शुरू कर दिया है, दिस इज वेरी हार्मफुल। और एक टाइम आता है कि आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है उस मेडिसिन के लिए। तो अच्छा, कोशिश करें। अभी रिसेंटली हमने आपको बताया था कि एक सितारे और सैयारे का मिलाप हुआ है, या इसको यूं कर लें कि सितारे ने सैयारे को निगल लिया। लेकिन एक और हमारे पास खबर है कि माहिरीन फल्कियात ने पहली दफा किसी भी सितारे के सैयारे निकलने के वाक़े का मुशाहिदा करने का ये दावा किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन की एक टीम है जिन्होंने ये दावा किया है कि सितारे जो पीटर से बड़ी जिसामत रखने वाले सैयारे हैं उनको निकलने का मुशाहिदा देखा गया है। माहिरीन का कहना है कि इससे कबल भी सिर्फ सैयारों के सितारों में जम होने से कबल या बाद के वाक़यात का मुशाहिदा किया गया, लेकिन डायरेक्टली उस पॉइंट का मुशाहिदा नहीं किया गया। लेकिन अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या निकला? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। हर बड़ी चीज छोटी चीज को खा जाती है। सादा सा इसका फॉर्मूला है कि हर बड़ी चीज या बड़ा सैयारा या बड़ा चांद या बड़ा प्लैनेट आप कह लें, वो छोटी चीजों को खा जाता है। और ये कायनात का असूल है। सोचे बड़े इंसान भी छोटे इंसानों को खा जाते हैं, बड़े जानवर भी छोटे जानवरों को खा जाते हैं। तो ये एक सर्कल है ऐसे ही जो चलता रहता है इसी तरह से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इर्द गिर्द के लोगों का, चीज़ों का ख्याल रखें। कायनात की हर चीज़ को, हर मखलूक को जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना आपको अल्लाह ताला डेफिनेटली। और इसी खूबसूरत बात के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं न्यूज़ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी होगा। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम मौजू हमारा आज का अक्सर बात होती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को हम लेके आते हैं जो वक्त की ज़रूरत है, जिन पे वक्त के हिसाब से बात करना बहुत ज़रूरी है। जब हम सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल की बात करते हैं, उस पर गुस्ताखाना मवाद की बात करते हैं, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसका जिक्र ज़रूर किया जाए, इंटरफेथ हार्मनी। जब आप दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम करेंगे, दूसरों के मज़ाहिब का ख्याल रखेंगे, उनको आज़ादी होगी, तो अल्टीमेटली आपके मज़हब का भी एहतराम किया जाएगा। और इस्लाम तो नाम ही अमन व सलामती का है। और जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आप किसी मज़हब के लोगों को देख लें, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हमारी हिंदू बरादरी हो, होली दिवाली के त्यौहार मनाए जाते हैं, सिखों को अपने मजहबी मकामात पे जाने की, इबादत करने की आज़ादी होती है। ईसाइयों के गिरजाघरों के लिए वो जाने के लिए आज़ाद है, इबादत के लिए आज़ाद है। हर तरह की एक्टिविटीज़, हर वो फैसिलिटी दी जाती है जो एक आम शहरी का हक है। रियासत पाकिस्तान तमाम अफराद के हुकूक की ज़मानत देता है। तो फिर हम कौन होते हैं किसी की आज़ादी छीनने वाले? दूसरों के हुकूक का ख्याल कैसे रखें, माइनॉरिटीज़ के हुकूक का ख्याल कैसे रखें, इस पर आज बात करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि हज के दिन भी अब करीब आते जा रहे हैं, जो वक्त आगे गुजर रहा है, तो फ्लाइट्स का आगाज़ होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी जो कॉम्प्लिकेशंस लोग फील करते हैं उसको हम एड्रेस कर सकें। डेफिनेटली बहुत अहम टॉपिक है इंटरफेथ हार्मनी, और साथ ही हम इसको थोड़ा सा यूं भी इंटर रिलेट करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड कंटेंट मौजूद है उसका कैसे आपको काउंटर करना चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं। हम इनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए मजहबी उमूर जनाब शब्बीर अहमद उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। हज़रत ये फरमाइएगा, हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे एक एक्सट्रीम अप्रोच हो गई है, जो कल परसों से भी हम एक एपिसोड चलते हुए देख रहे हैं, ये भी एक एक्सट्रीम अप्रोच जो है उसका नतीजा है। तो ये शिद्दत पसंदी हमारे माशरे में क्यों आई है और इसका मजहबी शिद्दत पसंदी से कितना ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि आज मुझे इस सुबह पाकिस्तान के उस प्रोग्राम में आपने दावत दी। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो बहुत मेहरबानी आपकी। तो जो आपने सवाल किया है शिद्दत पसंदी का, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी मज़हब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी मसलक में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम तो है ही मोहब्बत, अमन, भाईचारे का दीन है, लोगों की खैर ख्वाही का दीन है। लोगों के साथ चाहे किसी मसलक, मज़हब, किसी रंग, किसी नस्ल का भी हो, उसके साथ प्यार और मोहब्बत और अपनाइयत का दीन है इस्लाम। तो इस्लाम में तो ये चीज़ है ही नहीं जो आज सोशल मीडिया पे बग़ैर सोचे समझे उड़ा दी जाती है। उसका कोई, उसके पास उसका कोई सबूत नहीं होता। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े अच्छे घरों के लोगों की धज्जियाँ उखाड़ दी जाती हैं, बेतहाशा इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं और उनको दहशतगर्द बना दिया जाता है, उनको दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर दिया जाता है, उनको ऐसी सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव ये चल रही है बात। तो उसमें ये जो आज की हमारी नौजवान नस्ल है, और मैं तो ये कहूँगा जब से खान साहब ने इस नौजवान नस्ल के ज़हन ख़राब करने शुरू किए हैं, पाकिस्तान की सियासत में से, पाकिस्तान के मज़हब में से इखलाक और रवादारी ख़त्म हो चुकी है। सर, ये रवादारी का आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब हम दूसरे मज़ाहिब के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो पहला लफ्ज़ ये हमारा दीन हमें सिखाता है, रवादारी। इस रवादारी का मुजाहरा हम कैसे करें अपने सिख बहन भाइयों के लिए, इवन अपने मुसलमानों के लिए, इवन हिंदुओं के लिए, किस तरह हो? जी, इसके लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। परसों भी हमने एक मीटिंग की है, तो उसमें हमने इसी पे गौर किया है। अभी हसन अब्दाल में सिख आए थे, हमारे भाई हिंदुस्तान से आए थे, पंजा साहब के उसमें, फिर ननकाना साहब में था, वो एक मसाली इंतज़ाम था। मैं ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के तरफ से मैं गया था वहाँ पे। तो एहसन इकबाल साहब हमारे मिनिस्टर प्लानिंग, वो भी गए थे, मैं भी गया था। तो वहाँ हमने वसाइल ना होने के बावजूद बेहतर इंतज़ाम किए, उनके खैमे
वो कह रहे थे ऐसे तो हमें 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिल रहा, उनका खाना, उनकी रिहाइश, उनकी ट्रांसपोर्ट, जितना हम कर सकते थे, और वो इतने खुश हुए पहली दफ़ा, और हमें भी वहाँ जाके बड़ा मज़ा आया, और वो इतने खुश थे, पूरी दुनिया से वो आए हुए थे, तो वो बहुत खुश थे। पूरे शहर को हमने साफ़ किया, सफाई की, और वो बड़े खुश वहाँ से गए हैं और उनकी खिदमत की। बल्कि मैं ये यहाँ पर बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा, ननकाना का जब मेरा भी विज़िट हुआ तो रवादारी की इतनी खूबसूरत मिसाल मैंने देखी कि वो सारा ननकाना साहब का एरिया सिखों का एरिया है, वो वहाँ पर सिख आते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उधर का जो भाग दौड़ संभाल रहे हैं वो खुद एक सैयदजादा वहाँ पर भाग दौड़ सारे संभाल रहा था। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि अब जिस तरीके से ये हम लोग जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान बना ही इस बुनियाद पे कि हर किसी को मजहबी आज़ादी होगी, जी जी, कायदे आज़म की तरफ से भी यही कहा गया, लेकिन सर वो कैसे अनासिर हैं कि पिछले हमने कुछ अरसे में देखा कि इस आज़ादी को मजरूह करने की भी कोशिश की गई बहुत दफ़ा, और फिर उन अनासिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और उनको एक आम शहरी के तौर पर जो आने वाली जनरेशन है उन्होंने कैसे समझना है और कैसे इसका काउंटर करना है, और कैसे ये मोहब्बत का रिश्ता कायम रहे, बल्कि ये मज़ीद पॉजिटिविटी जो है वो जनरेट हो। जी, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, ये बिल्कुल यही होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारी गुजारिश है, और इंशाल्लाह हम उनसे बात भी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और अपने मिनिस्टर हैं हमारे तलहा महमूद साहब, उनसे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इस पे हम कोशिश कर रहे हैं, रवादारी रहनी चाहिए, इज़्ज़त नफ्स रहनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम रहना चाहिए। कोई किसी मसलक का है तो उसको उसके मसलक का एहतराम करना चाहिए। बाकी आपने हमारे सिख भाइयों की बात की, हिंदुओं की बात की, तो हमारे तकरीबन पाकिस्तान में 12 से 15 गुरुद्वारे हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, हम उनका पूरा ख्याल कर रहे हैं। करतारपुर है, करतारपुर पे हमारी तरफ से वहाँ खुली आज़ादी है, हम जो वहाँ से मेहमान आते हैं बेहतरीन उनको खाना देते हैं, बेहतरीन तरीके से उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल, हमारा एक पूरा सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। हमारी फ़ौज के इदारे मौजूद हैं वहाँ पे, और हमारे महकमे के अफसरान मौजूद हैं, हर वक्त जो उनको उनको वेलकम करते हैं, उनकी इज़्ज़त अफजाई, खास तौर पर जिस तरीके से जी ऐसे ही है। तो जो हमारे महकमे के अंडर हैं तकरीबन मंदिर हिंदुओं के, वो तकरीबन 366 हैं पाकिस्तान में, बाकी उनके वो खुद कर रहे हैं, बाकियों को वो मैनेज कर, लेकिन और भी हैं, और भी हैं। माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी हिफाजत जी पूरी उनकी हिफाजत कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है, और उनके लिए जब भी उनके त्यौहार होते हैं, ऐसे ही हमारी जो मसीह बिरादरी है उनका भी हमारे पास वो उनके त्यौहार 2-3 त्यौहार हैं, उनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, फ़ंड है कुछ, हम उनको उनकी जैसे ईद की खुशी है उसमें शामिल होते हैं, उनके दूसरे जो और उनकी जो तकरीबात होती हैं उनमें हम जितनी हमसे हो सकता है हम उनका ख्याल करते हैं, मिनारिटी का, और वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमारे मिनिस्टर हैं तलहा महमूद साहब, उनकी ये पूरी कोशिश है कि अक़लियतों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाए, उनको हकूक़ दिए जाएँ, उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए, ये नफ़रतों को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान में मोहब्बत, अमन, भाईचारा ये पैदा हो, तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहब एक दूसरे का ख्याल करें। क्या खूबसूरत बात आपने की है कि मज़हब में मोहब्बत को फ़रोग़ देना सबसे अहम है सर, क्योंकि हज का मौका करीब आ रहा है, अभी फ़्लाइट्स का आगाज़ कुछ दिनों के बाद हो जाएगा, लोग जाना शुरू होंगे। हज के मौके पे जब हम जाते हैं वहाँ पे ये बर्दाश्त का मुजाहरा करना, मोहब्बत से रहना, दूसरों को फैसिलिटेट करना अपने साथ, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हज के मौके पे ख़ास अहकामात क्या हैं, और जिस जज्बे के साथ लोग जाते हैं उसमें किस चीज़ की कमी आप देखते हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है? जी बहुत अच्छा आपने ये बात की। हज की इंशाल्लाह ये 20-21 से फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं, तो बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। हमारे मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब एक दरवेश सिफ्त इंसान थे, मैं उनका ज़िक्र करना
मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनका जिक्र ना किया जाए। और इसी चौक में अल्लाह ने उनको शहादत दी, तो वो बहुत अजीम इंसान थे। वो दिन रात मेहनत कर रहे थे और बड़ी जद्दोजहद थी उनकी। वो एक मुखलस इंसान थे गरीब, लेकिन उनका जज्बा बहुत आला था और बहुत मुखलस इंसान थे। मेरा उनके साथ कुछ सफ़र रहा, कोई मुलाकातें रहीं, तो उनको एक ही फ़िक्र थी कि इस हज के सिस्टम में से करप्शन को कैसे पाक किया जाए। तो वाकई इस महकमे में है, ये बातें तो हैं, करप्शन थी। तो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने पिछला जो हज कराया वो ऐसा कराया कि लोगों को पैसे भी वापस दिए, वो खैमों में नहीं बैठे, वो लोगों को तकलीफ़ पूछते थे, गलियों में फिरते थे, जा के लोगों को सहूलतें देते थे, खुद करते थे। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हुक्म जैसे हुआ कि हर जिसने भी दरख्वास्त दी है वो हाजी हज पे ज़रूर जाएगा। जितनी दरख्वास्तें आई वो सारी मंजूर हुई। अभी भी लोग दरख्वास्तें दे रहे हैं। अभी जो हमारे पास कुछ Further, it would also explore how constitutions can be applied to navigate and overcome crises that threaten democratic governance, such as threat to national security, social unrest, political and economic instability. Before we proceed, I would like to inform that all the speeches and statements shall be made from the dais. Moreover, each panelist shall not take, I would request, more than 10 minutes because we have time constraints. Thank you very much. Now, from here, I would like to introduce the keynote speaker of this session, Honorable Senator Mr. Mushahid Hussain, one of the most distinguished, learned senators in the Parliament, who's very experienced. Honorable Mushahid Hussain has been a former senator as well, and during his political tenure, he has held various important portfolios. As a specialist on international political and strategic issues, he has lectured widely, and his articles have been published in various national and international publications, including the New York Times, the Washington Post, International Herald Tribune, and Middle East International. Moreover, he was also Pakistan's representative to the Commission of Eminent Persons set up by the Organization of Islamic Conference for its reform in 2004 and 5. This honorable gentleman has been awarded the Congressional Medal of Achievement by the House of Representatives of the Republic of the Philippines. He is also author of various books, and there is a long history about his achievements, which I cannot explain in these few minutes. I would someday, inshallah. And now I would request Mr. Mushahid Hussain Sayyid to start from here. Thank you. Thank you very much, Excellency Mr. Mohsen Raja. कौमी असेंबली का बिल्कुल जी, 2 रोज़ा कन्वेंशन चल रही है आईने पाकिस्तान से के हवाले से, गोल्डन जुबली के हवाले से, और उसको वो हिट कर रहे हैं और उसी की तकरीबात चल रही थी। हज के हवाले से हम लोग जिक्र कर रहे थे। हज के हवाले से वो बात हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा हज कराया। अल्लाह पाक उनकी मंजिलें आसान फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनके लिए दुआई है। तो यकीनन वो जन्नती इंसान है। अभी हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं सेनेटर तलहा महमूद, इन पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, नो डाउट। तो बहुत अल्लाह ने इनको दिया है, दिल भी दिया है और इनका विजन भी, अल्लाह पाक का बहुत करम है। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हुक्म जैसे हुआ कि कोई हाजी रह ना जाए, जिसने दरख्वास्त दी है वो ज़रूर हज पे जाए। तो 80,380 तकरीबन अफराद हैं जो अभी तक हज पे सरकारी उसके तहत जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 21 और 20 से फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं।
तो वहाँ पे उनके लिए खाने का इंतज़ाम कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब अपने दौर में ही कर गए थे। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम, होटलीज जो होटल हैं, रहने का, रिहाइश का, साफ़ सुथरी जगह, हमने कोशिश की है कि उनको साफ़ से साफ़ सुथरी जगह मिले रिहायशियों को। वैसे हज तो है सब्र का नाम ही, मुशक्क़त का नाम ही है, तो हज तो इसी चीज़ का नाम है। लेकिन हमारे माजूर भी हैं, बीमार भी हैं, वो उनको हज फ़र्ज़ है और लोग सारी ज़िंदगी पैसे जोड़ते हैं हज के लिए, सही बात है। तो वो फिर सरकारी स्कीम के तहत जाते हैं, तो ये एक बड़ा फरीज़ा है। तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और सेनेटर तलहा महमूद साहब की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि किसी हाजी को कोई तकलीफ़ ना हो। एयरपोर्ट से लेके हज मक्का तक पहुँचने तक, मदीना तक पहुँचने तक, हज, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में कोई परेशानी ना हो। खाने की तरफ से, पानी की तरफ से, उनको रहने की तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो। वो इसमें हुकूमत पाकिस्तान और हमारे मिनिस्टर और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जैसे विज़न है और उनकी हिदायत है, तो हाजियों को हम बेहतर से बेहतर सहूलियात। फिर आपने एक बात की कि बर्दाश्त का नाम ही तो हज है, तो अल्लाह पाक वहाँ हिम्मत भी दे देता है बर्दाश्त की। अब नागवारी तो हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई आई जाती है, मुशक्क़त होती है, किसी की तबीयत कोई कैसी होती है, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, तो कोई नागवारी हो जाती है, उस पर बर्दाश्त कर, जो बर्दाश्त करता है अल्लाह पाक उसको उसका अजर देते हैं। सही बात। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी, आपसे बात करके भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं हज के हवाले से भी, और हमारा एक टॉपिक रह गया जिसके ऊपर हम लोग ज़रूर बात करेंगे, और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा तशरीफ़ लाएं मतरूफ़ का वक्फ़ इमलाक के हवाले से, वो भी हम प्रोग्राम करेंगे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ख़वातीन और हज़रात, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ। आर्टिकल 15 नक़ल व हरकत की आज़ादी। हर शहरी को पाकिस्तान में रहने और मफाद आमा के पेश नज़र कानून के जरिए आयद करदा किसी माकूल पाबंदी के ताबे पाकिस्तान में दाखिल होने और इसके हर हिस्से में आज़ादाना नक़ल व हरकत करने और इसके किसी हिस्से में सुकूनत इख्तियार करने और आबाद होने का हक होगा। वेलकम बैक नाजरीन। हेल्थ स्पेशल में हम एक बीमारी का जिक्र करेंगे। वैसे तो अक्सर बीमारियों पे बात होती रहती है। डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन, प्री डायबिटीज़ भी होती है, फिर जिन लोगों को बाकायदा डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ 1 और 2, इसमें डिफरेंस क्या होता है ये हम अक्सर डिस्कस करते हैं। आज फिर से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग जो नहीं जानते उन तक भी ये मालूमात पहुँचे। और फिर डायबिटीज़ के बाद एक ख़ास तरह के जूते पहनना, ख़ास तरह का लाइफ स्टाइल, क्या खाएँ क्या ना खाएँ, कैसे एहतियात बरतें, और आपके बाकी ऑर्गन्स जो इफेक्ट हो रहे होते हैं उनको आपने कैसे महफूज रखना है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं
हाथों पैरों में जो बेहिसी पैदा हो जाती है, सुन हो जाते हैं हाथ पाँव, ये क्यों होता है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, और फिर अगर छोटी सी कोई चीज़ लग जाती है तो पूरा दिन जलन होती रहती है, दर्द होता रहता है, वो क्यों होता है, कैसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं डायबिटीज़ के होते हुए, इसके बारे में आज बात करते हैं। बिल्कुल जी, और हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। इस्लामाबाद में डायबिटिक सेंटर बहुत मशहूर है इनका, और कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर असजद हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं आप? वेरी नाइस टू हैव। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, शुगर पहले एक वक्त में समझी जाती थी अमीरों की बीमारी, लेकिन अब हर घर की बीमारी हो गई है, तो उसमें ख़ास तौर पर पाँव ज़ख्मी होना या कोई भी ज़ख्म लग जाए और फिर उसका ब्लड जो है वो बहता रहता है, ठीक नहीं होना, ये वजह क्या होती है इसकी? देखिए जी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक जो है, जो कि एक मतलब इस तरह का बीमारी है कि जिसका इलाज हमारे मुल्क में बहुत कम दस्तयाब है, और लोग बेखबरी में मारे जाते हैं, लोग ख़राब होते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग डायबिटिक फुट। ओके। डायबिटिक फुट जो है, आप ये समझें कि जिसको भी डायबिटीज़ हो चुकी है, लाइफ टाइम में उनको अल्सर होना, उनके पाँव में ज़ख़म होना, जिसका आगे हल ना होना, 19 से 34% लोग अफेक्ट होते हैं। उसकी हीलिंग ना होना, उसमें इन्फेक्शन होना, साथ में जैसे आपने फरमाया न्यूरोपैथी होना, इस तरह के लोगों को अंदर 50% रिस्क होता है एम्पुटेशन का, पाँव का कट जाना। और दुनिया में 1 मिलियन लोगों के पाँव काट दिए जाते हैं जी। हाँ जी, इट्स अ ह्यूज नंबर। सर, किस एज में डायबिटीज हो सकती है और इसकी इकसाम अगर एक दफ़ा फिर से आप हमारे नाज़रीन को बता दें? देखिए जी, डायबिटीज़ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 26% लोगों को हो चुकी है, जिनको कॉम्प्लिकेशंस भी साथ हैं, और इसी तरह से 26% वो हैं जो अभी इलाज नहीं करवा रहे, जो डॉक्टरों से या अस्पतालों से दूर हैं। और इसके अलावा जैसे आपने फरमाया प्री डायबिटीज़, जो कि 11.5 मिलियन लोगों के अंदर है, एंड दे आर वेटिंग टू बी कॉल्ड डायबिटिक्स। ये इतना ह्यूज प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने फरमाया कि टाइप 1 और टाइप 2, तो ज़्यादातर लोगों को 90% को टाइप 2 होती है, जो कि लुबलुबे की बीमारी, 80% लोगों की जो है मोटापे का उसका साथ होना, और साथ में हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस। व्हाट इज टाइप 1? टाइप 1 में आपने ये समझना है कि आपका लुबलुबा पहले दिन से कंप्लीटली ख़त्म हो गया, और इन मरीज़ों का इलाज जो है वो गोलियों से या लाइफ स्टाइल से मुमकिन नहीं है। दे विल हैव टू टेक इंसुलिन रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, टाइप 1 इज मोर डेंजरस? No, I think type 2 is more dangerous. Type 1 is not dangerous because you are deficient of insulin. Once you started taking insulin, you will be doing fine. For example, वसीम अकरम की आपके सामने मिसाल। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर फिर ये पूछना ज़रूर बनता है कि हम बाहर के केसेस देखते हैं, जैसे ही शुगर होती है इंसुलिन साथ शुरू कर दी जाती है ताकि आपकी कोई और ऑर्गन डैमेज ना हो। पाकिस्तान में इंसुलिन का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, पहले दवाइयाँ और ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मसला ये है मेरे दोस्त के अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लोगों को पता नहीं है, लोगों की मिथ है। लोग तो ये कहते हैं ये ज़्यादा जब शुगर होगी तब हम इंसुलिन पे जाएंगे। जी, हमारे पास जो डायबिटीज़ सेंटर है, अनफॉर्चुनेटली मरीज़ जब हमारे पास आते हैं तो उनकी गुर्दे ख़त्म हो रहे होते हैं, उनके पाँव पे ज़ख़म हो चुका होता है, वो जी फ़लाँ डॉक्टर के पास चले गए थे, फ़लाँ हकीम के पास चले गए थे, किसी करते रहते हैं। सर, शुगर लेवल का हाई होना ही डायबिटीज़ की निशानी है? अगर एक सर्टेन लेवल से लो है तो वो भी डायबिटिक होगा? मेरा ख्याल है कि जो लो होना है, अगर डायबिटीज़ है तो उसके अंदर शुगर लो भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसने कुछ खाया नहीं, बीमार हो गया, तो वो भी हो सकता है। फिर प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर उनको क्रेविंग होती है फूड की, अगर वो थोड़ी देर डिले करें तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा। और इस क्रेविंग के दौरान क्या शुगर अप एंड डाउन होना ज़रूरी नहीं है? सिर्फ जो एक्सट्रीम क्रेविंग्स है वो इंडिकेशन हो सकती है? होती है, जिसके अंदर अप एंड डाउन होती है। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं इलाज की तरफ। तो क्या इलाज मौजूद है ये आपके जो डायबिटिक फुट है? देखें जी, डायबिटीज़ फुट के अंदर तो सबसे पहले डायबिटीज़ सेंटर, मैंने एक साल यहाँ भी
मुकम्मल डे एंड नाइट काम करके देखा तो मुझे एक ही चीज़ महसूस हुई, और वो ये है कि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। पहली चीज़, जैसे हम प्रॉपर्टी लेने के लिए लोकेशन होती है, तो बीमारी के लिए एजुकेशन जो क्रोनिक डिजीज़ होती है, अगर आप मरीज़ को एजुकेट नहीं कर सकते तो आप उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पर किसी को डायबिटीज़ है, और ये हकीकतन मैं बता रहा हूँ कि एक नहीं कई मरीज़ देखे हैं मोटरसाइकिल बाइक के पीछे बैठे हुए हैं और पाँव में, जैसे आपने कहा न्यूरोपैथी है, सलेंसर के साथ लगे और वो पाँव जलते रहे, ख़राब होते रहे, मरीज़ घर पहुंचा और उसके पाँव जल चुके। ये क्या पता नहीं लगता? नहीं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, इनसेंसिटिव। आई मीन दिस इज रियली ट्रूली कि बंदा कहता है ये क्या है। रेत पे थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ, रेत गर्म थी, पाँव जल गया, पता नहीं लगा। जूता खराब पहना, पाँव खराब हो गया, कोई पता नहीं। उसके बाद किसी ने पट्टी की, किसी ने उसके अंदर पस पड़ी तो उसमें सुई मार के वो पस निकाली और इन्फेक्शन खराब हो गया। तो हमने सबसे पहला ये फैसला किया कि अब जो मरीज़ भी डायबिटिक है, चाहे उसका पाँव ख़राब है या नहीं है, उन सब की रोज़ाना के तौर पर जो मरीज़ भी आएगा उसकी एक डेडिकेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगी, जो पाँव के ज़ख़म के बारे में समझाएंगे, उनको मिसालें दिखाएंगे, उनको तस्वीरें दिखाएंगे और उनको कहेंगे कि हाउ यू विल टेक केयर ऑफ़ योर फीट। और हम एक कहते हैं इस मरीज़ का कि आपका जैसे चेहरे का आप ख्याल करते हैं, डायबिटिक मरीज़ को अपने पाँव का ख्याल भी इसी तरह से करना। डॉक्टर साहब, आई गेस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप दोबारा वक्त निकालें, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आज जो है हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी के लिए। आई एम श्योर कि ये अलार्मिंग सिचुएशन आपने अलार्म कर दी है, इस पर हम भी प्रोग्राम करेंगे आगे और बाकी लोग भी प्रोग्राम करेंगे। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ्ताब। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत से टॉपिक्स के साथ एक बड़ा अहम मसला नौजवानों के हवाले से हम बात करते, कोशिश करूंगी अपनी बात को मुख्तसर करूं क्योंकि वक्त की किल्लत है। कि नौजवानों को जब हम कहते हैं कि शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी से बचाना है, इस जुल्म से बचाना है, तो उनको किस तरफ लगाना है, उनको किस काम में मसरूफ रखना है। फिर आज के दौर में हम एजुकेशन की बात करते हैं, निसाब के साथ साथ स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें वेरी सीनियर एजुकेशनिस्ट, फेडरल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप लोग देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप? बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, शिद्दत पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी ख़ास तौर पर, इसको हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं थ्रू और एजुकेशन सिस्टम? देखें जी, अर्ज़ ये है कि मैं जब भी किसी नौजवान को देखता हूँ ना कि अगर वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं है तो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करता हूँ कि मेरा सिस्टम सही नहीं है। अब ये है कि हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं लेकिन उनको हम शुरू से जो है ना, जो एथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी तरफ लेके नहीं आते। ठीक है। अब इसकी कुछ रूट काजेज़ भी हैं। असल जो बेहतर चीज़ होती है कि उनकी रूट काजेज़ को देखा जाए। जो है ना, आज की जो नौजवान नस्ल है दैट इज़ टोटली डिफरेंट जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। और अब ये IT पर है एंड ऑल दीज थिंग्स।
तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि हाउ वी कैन कीप देम एंगेज, हाउ वी कैन कीप देम इन्वॉल्व इन हेल्दी एक्टिविटीज़, दैट इज़ द ओनली वे। अब मेरी यूनिवर्सिटी की नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की बात करें तो उसमें क्योंकि हम बच्चों को तालीम भी दे रहे होते हैं, हम 3 आस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं। बच्चा जब हमारे पास आता है तो उसकी हमने कॉग्निटिव एम्पावरमेंट करनी है, उसका जहन सही करना है किस तरीके से है। दूसरा उसको सोशियो बिहेवियर कि उसने जाके बाहर कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, स्माइलिंग फेस में मिलना है या नहीं मिलना जो है ना। तीसरा हम उसमें जॉब रेडी स्किल्स क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, वो जॉब रेडी स्किल्स जब हम उसमें क्रिएट कर देते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे भी बच्चे हैं जो पहले सेमेस्टर में हैं, शाम को जॉब करते हैं, उन्होंने अपने जो है ना बिजनेस शुरू किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री, ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हमारे अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो इस वक्त 2 मिलियन बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में हैं। सर, बिहेवियर इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी यूनिवर्सिटी क्या ऐसा स्पेशल करी है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए? हमारा जनरल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है जी, वंडरफुल। उसमें ये है कि आपकी एक तो एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन है या कोई भी डिग्री है, लेकिन उसके साथ साथ 2 हमारे बड़े ही यानी वो यंग जनरेशन से हैं, वो ऐसे प्रोफेसर नहीं है जो मेरी उम्र के हों जो है ना वो। लेकिन मेरा ख्याल है आपकी उम्र में ज़्यादा तजुर्बाकार और अच्छे प्रोफेसर्स भी होते हैं। देखिए जी, तजर्बा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये है कि अगर मैंने अपने बेटे से या अपने बच्चे से, स्टूडेंट से उसके लेवल पर जाके बात करनी है तो मुझे IT आनी चाहिए, मुझे मॉडर्न वर्ल्ड से जो है ना अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसलिए आई बिलीव इन यूथ कि यूथ को यूथ ही सही कर सकती है। तो हमारे एक ऑल द टाइम बच्चों को जो है ना एवेलुएट किया जा रहा होता है, उनकी राइटिंग से, उनकी बातों से कि इस बच्चे में कोई ऐसा रुझान तो नहीं है कि ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा, और उसमें हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं। ये आपने बात की कि जाएगा, क्या टीचर या यूनिवर्सिटी या कोई भी शख्स ये पहले ही भांप सकता है कि ये बच्चा गलत तरफ रागिब हो सकता है उसकी एक्टिविटीज से? दैट इज़ वेरी ईजी। आप जो है ना, इफ़ योर टीचर इज स्मार्ट, बच्चे से राइटिंग, उनसे इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, यू कैन फाइंड आउट इसके बच्चे का क्या इंक्लाइनेशन है। दैट इज़ नॉट समथिंग बिग। तो उसके लिए हमारे यहाँ ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, जैसे एक तो बच्चे देवर ऑन द नेगेटिव साइड, तो हमने उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनकी काउंसलिंग की एंड दे कम बैक। और मेरे ख्याल में हमें ओवरऑल इस सिस्टम को लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 21 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको हम नीट कहते हैं, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। तो उनको हमें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमें पैदा करने की ज़रूरत है। उनको हमें IT या ऐसी स्किल्स दे देनी है जिससे वो ये ना सोचें कि उनको जो है मैंने यार आज शाम को मैंने पता नहीं क्या करना है। दे शुड हैव समथिंग कि IT स्किल्स है, शाम को फ्रीलांसिंग करे अगर वो जॉब करके आता है, अगर उसके पास फ्री टाइम है। तो ये बच्चों को हमने एक जो है ना, जो मैंने सोशियो बिहेवियर की बात की जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, क्या जिस्मानी मुशक्कत एक्सट्रीमिज्म से बचाती है? देखिए, आई थिंक के जिस्मानी मुशक्कत, आई डोंट नो आप किस टर्म में उसको ले रही हैं। कोई भी वो फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, एक्सरसाइज भी हो सकती है। अगर वो किसी स्किल के साथ वो बच्चा लेस है तो वो उसकी स्किल का इस्तेमाल भी हो सकता है, अपने आप को थकाना, अपना आप को फिजिकली एक्सर्ट करना। देखिए नहीं, उसमें जो है ना, ये जिस्मानी मुशक्कत के साथ साथ, क्योंकि मैं आई एम द वन हु डेवलप द फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन इन टेस्ट ट्यूब, तो मैंने ब्रेन को देखा। हम सोचते हैं कि ये ब्रेन बेसिकली केमिकल्स होते हैं, ये आप बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे केमिकल्स आर डूइंग द जॉब जो है ना। तो उसमें अर्ज ये है कि एक बच्चा हमारे यहाँ जैसे ऑटोमोटिव मैकेनिक बन रहा है तो डेफिनेटली वो टायर्ड होगा शाम को जो है ना, और एक बच्चा जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग हमारी यूनिवर्सिटी में सीख रहा होता है तो उसकी भी टायर्डनेस का लेवल वही होगा, सेम होगा, क्योंकि ब्रेन इज़ द वन दैट इज़ मेनली कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एंड हाउ इज़ दैट इम्पॉर्टेंट सर कि इस वक्त ये ज़रूरत है कि हम लोग बच्चों की जहनी नशो-नुमा में करिकुलम से ज़्यादा उनकी स्किल्स के ऊपर गौर करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ओवरऑल जो है ना, हमें मेरे ख्याल में, एंड दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस वन, क्योंकि मैं आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टीच इन 17 मुल्कों में मैंने पढ़ाया। माशाल्लाह। मैं जब मलेशिया में पढ़ाने गया तो मैं बाहर देखता था, यार कहीं मैं बच्चे लड़ते हुए तो देखूं जो है ना। आई मीन, आई इन माई यूनिवर्सिटी आई गो ओवर देयर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग इन ए ग्रेट वे। कोई नहीं लड़ता था? मुझे नहीं नजर आया। मैंने 2 साल पढ़ाया है, और पाकिस्तान में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, यू सी ऑन द कॉर्नर समथिंग। वजह डॉक्टर साहब, वजह उसकी ये है कि उनने बच्चों को एंगेज रखा हुआ है। ओवरऑल जो है ना, उनका सिस्टम जो है ना, वो सारे के सारे बच्चे, अब मैं मज़े की बात आपको बताऊं जो है ना, उधर बच्चे जिसके पास पैसे नहीं है ना,
वो घर से खाना लेके आएगा जो है ना, वो उधर डिपार्टमेंट में रख देगा जो है ना, दैट इज़ डूइंग सम टाइप ऑफ जॉब। सो एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट इज एंगेज, इन्वॉल्व इन समथिंग। अब यहाँ पर हम लोग एक और बात करते हैं, हमारे पास वक्त भी कम है, कि हमारे बच्चों को शर्म महसूस होती है छोटी जॉब करते हुए। सर क्यों? ये बेसिकली सोसाइटी टैबूज हैं जो है ना, इसको हम जो है ना वी कैन कंकर दिस वन। मेरे पास एक बेटी आई जो है ना, उसने कहा कि मैंने ऑटो मैकेनिक बनना है। मैंने कहा बीबी ये तो बड़ा हैवी काम होता है। तो उसने कहा सर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्या बच्चियां गाड़ियां नहीं चलाती जो है ना। तो मैंने कहा भाई इसको देखिए, उसके लिए हमें जो है ना वी हैव टू क्रिएट ए रेस्पेक्ट फॉर द थिंग्स। और ये आप और मैं हैं, अगर कोई बच्चा है बहुत अच्छा, अगर वो काम कर रहा है ना, उसको आप अप्रिशिएट कर दिया करें। सही बात है। ट्रस्ट मी, मैं जब भी कोई अच्छा जो है ना बच्चा आके मुझे सर्व कर रहा होता है ना खाना, तो उसको मैं कहता हूँ यार यू आर डूइंग बेटर जॉब देन आई। वंडरफुल सर। तो ये चीजें हैं जो कि हमें आगे एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। और ये आपसे वादा रहा कि आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है ना, क्योंकि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग किसी दिन विजिट करेंगे और इसको कवर भी करेंगे। वो लव टू वेलकम थैंक यू सो एज वेल एज एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। मुझे सलमा को सुबह पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।